नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कर्मभूमि उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एसएसबी टीजीटी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मित्रों, एसएसबी टीजीटी के लिए संपूर्ण हिंदी की तैयारी की कक्षा शुरू से आरंभ हो चुकी है। आप पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर भाग से कुरुक्षेत्र, यशोधरा, जो कि शिक्षण वेदी, ये सारी चीजें कठिन लगता है और इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों का समाहार भी, अभ्यास भी शुरू हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। सुखदा लखनऊ के किस जेल में बंदी थी? सुखदा लखनऊ के आदर्श जेल, सेंट्रल जेल, जिला कारागार, यरवदा जेल। तो सुखदा लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंदी थी। जेल के अंदर सुखदा का अपना समय अधिकांशतः कहाँ व्यतीत करती थी? अधिकांश समय जेल के अंदर सुखदा अपनी कोठरी में चरखा चलाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपना अधिकांश समय व्यतीत करती थी। जेल के अंदर सुखदा को जेल में आए अभी कितना समय हुआ था? सुखदा को जेल में आए हुए 1 महीना, पूरे 2 महीने भी नहीं, 6 महीने, 1 साल। तो सुखदा को जेल में आए हुए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए थे। सुखदा को रह रहकर किसकी याद आती थी? सुखदा को रह रहकर लाला समरकांत की, नैना की, अमरकांत की। तो अमरकांत की याद सुखदा को सदैव आती रहती थी रह रहकर। मुन्नी को वह एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल ना होने देती थी। यहाँ मुन्ना किसके जीवन का आधार था? तो कौन अपनी आंखों से एक पल के लिए भी मुन्ने को दूर होने नहीं देती थी? सुखदा। तो यह मुन्ना जो है किसके जीवन का आधार बना? सुखदा के जीवन का आधार था। वो आंखों का तारा था। मुन्ना सुखदा के लिए बहुत प्यारा था। सुखदा से जेल में मिलने के लिए कौन आया था? सुखदा से जेल में मिलने के लिए उसका भाई। मित्रों, यहाँ पे एक चला आया है, उसका भाई, उसका पति, उसके ससुर, उसका मित्र। तो सुखदा से मिलने के लिए जेल में उनके ससुर जी आए थे, लाला समरकांत जी। और मिलने के लिए कितना समय दिया गया था उन्हें? 20 मिनट का समय दिया गया था। और 20 मिनट हो गया था, ये वार्निंग उन्हें दिया गया था किसके द्वारा? जो वहां पे मैट्रोन थे, और उन्हें बोले कि आपका समय अब समाप्त हो चुका है। साहब ने केवल आपको 20 मिनट का ही समय मिलने के लिए दिया था। अमरकांत अपने मित्र सलीम से मिलने क्यों गया? अमरकांत एक गांव में गया था, तो वहां पे सलीम भी, उनके मित्र, किसी नौकरी में कार्यरत थे। अमरकांत अपने मित्र सलीम से मिलने गया था। क्यों? वह उससे उधार मांगना चाहता था। उसे पता चला कि सलीम वहां का अफसर होकर के आया है, तो इसीलिए अमरकांत सलीम से मिलने गया था, क्योंकि सलीम वहां का अफसर बन चुका था। सलीम के घर पहुंचने के लिए अमरकांत को कितनी दूरी तय करनी पड़ी थी? 10-12 मील का मैदानी रास्ता, 5-7 मील का जंगल, 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता। तो 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता सलीम के घर पहुंचने के लिए अमरकांत को दूरी तय करनी पड़ी थी। मित्रों, कर्मभूमि उपन्यास बहुत बड़ा है। इसी तरह से मैं निरंतर आप सभी के लिए वीडियो लाने का प्रयास करते रहूंगा। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर देंगे, एक लाइक कर देंगे, क्योंकि इसी से मैं और भी उत्साहित हो उठता हूँ, प्रेरित हो उठता हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है। सलीम की सज धज और अर्दली को देखकर अमरकांत की क्या प्रतिक्रिया हुई थी? अमरकांत अपना प्रतिक्रिया दिया। कौन सा? वह झिझका और गले मिलने की बजाय बदले में वो हाथ बढ़ा दिया। क्योंकि अपना प्रतिक्रिया इस तरह इसीलिए बदला क्योंकि वो सज धज को देख चुका था, क्योंकि सलीम अफसर बन चुका था। सलीम ने अमरकांत के जूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? जापानी जूता, विलायती जूता, डाबलोस जूता। तो सलीम ने अमरकांत के जूतों के लिए ये डाबलोस जूता शब्द का प्रयोग किया था। तुमने नौकरी क्या कर ली? डट कर कोई रोजगार करते, सूझी भी तो गुलामी सूझी। ऐसा किसने कहा था? यह कथन जो है अमरकांत ने कहा।
किससे कहा? सलीम से, क्योंकि सलीम वहां का अफसर बन चुका था उस गांव का। इसीलिए अमरकांत ने बोला कि तुमने नौकरी क्या कर ली, डटकर कोई रोजगार करते, सूझी भी तो गुलामी सूझी। लाला समरकांत के जीवन की संध्या, बुढ़ापे का क्या मुख्य मंसूबा था? वो क्या सोचते थे? उनका मुख्य योजना क्या था? अपना व्यापार और बढ़ाना, सारा सर्वस्व बेटे को सौंपकर भागवत भजन में विश्राम लेना। तो उनका एक ही लक्ष्य था लाला समरकांत का। वो अपने जीवन की संध्या में ये सोचा करते थे कि सारा सर्वस्व, जितना भी धन संपत्ति है, बेटे को सौंपकर और नैना की शादी करवा करके भागवत भजन में विश्राम लेना है। उनका यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचा था। समरकांत के अनुसार अमरकांत ने कुसंगति में पड़कर क्या क्या खो दिया था? केवल धन और संपत्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा, धर्म और कुल मर्यादा। तो समरकांत ये विश्वास किए थे कि अमरकांत कुसंगति में पड़ करके धर्म और कुल मर्यादा खो चुका है। लाला समरकांत के अनुसार रईसों में प्राचीन काल से कौन सी प्रथा चली आ रही है जिसे वह बहुत बुरा नहीं समझते थे? कौन सी प्रथा? कुत्सित संबंध यानी कि अनैतिक रिश्ते। इसे वे बुरे नहीं समझते थे। कौन? लाला समरकांत इस संबंध को बुरा नहीं समझते थे। समरकांत का व्यापारिक जीवन उनके धार्मिक जीवन से बिल्कुल अलग था। इस कथन का अर्थ क्या है? वे धर्म को व्यापार से श्रेष्ठ समझते थे? नहीं, वे व्यापार में ईमानदारी और धर्म में आडंबर रखते थे। तो समरकांत का व्यवहारिक जीवन जो था वो धार्मिक जीवन से बिल्कुल अलग था। वे व्यापार में ईमानदार थे और साथ ही धर्म में भी आडंबर रखते थे। आडंबर मतलब दिखावा। वो धार्मिक थे लेकिन बाहरी दिखावा करते थे। लाला समरकांत व्यापार नीति में किसी औचित्य से बाहर नहीं मानते। सन या कपास में कचड़ा भर देना, घी में आलू या घुइयां मिला देना, क और ख दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ग नंबर। समरकांत के धार्मिक पाखंड के संदर्भ में कौन सा तथ्य गद्यांश में उल्लेखित है? गद्यांश मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा, कर्मभूमि उपन्यास करेंगे। जो समरकांत थे वो धार्मिक व्यक्ति थे और धार्मिक पाखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? वे 40 वर्षों से में संध्या समय की आरती कभी नहीं चुके थे। ये भी सही है, क्योंकि वे 40 वर्ष से संध्या समय की आरती कभी भूले नहीं। वे एकादशी को निर्जल व्रत रखा करते थे। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि समरकांत जो है किस दिन निर्जला व्रत रखते थे? एकादशी को बिना स्नान किए कभी मुंह में पानी भी नहीं डालते। तो आपका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति थे और ये सभी को अपने जीवन में आत्मसात किए थे। सलीम के घर से लौटकर लालाजी ने सबसे पहले किसे फटकार लगाई थी? तो लालाजी ने सबसे पहले सुखदा को फटकार लगाई। सुखदा और नैना को रुलाने के बाद लालाजी ने स्वयं क्या किया? स्वयं भी अपनी कोठरी में जाकर के खुद रोने लगे। वे अपने कमरे में जाकर खुद रोने लगे। जब मुनीम तिजोरी की कुंजी मांगने गया तो लालाजी की क्या प्रतिक्रिया हुई? मुनीम कौन था? लेखपाल। लेखपाल जो कि लिखने का काम करता था, हिसाब किताब रखता था समरकांत की दुकान पे। तो उन्होंने मुनीम को डांट कर भगा दिया। खिदमतगार द्वारा क्या लाकर सामने रखने पर भी लालाजी ने उसे छुआ तक नहीं। उसे चांदी का गड़गड़ा लाकर खिदमतगार उनके सामने रख दे, फिर भी लालाजी ने उसे छुआ तक भी नहीं। अमरकांत जिस गांव में गया था वहां मुश्किल से कितने झोपड़े होंगे? वहां मुश्किल से 20-25 झोपड़े होंगे। मित्रों, ये संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। अमरकांत ने गांव में प्रवेश करते समय किस प्रकार के जूते पहने थे? चमरीधे के जूते पहने थे जब अमरकांत गांव में प्रवेश किए थे। देहातों का चक्कर लगाते हुए अमरकांत अब तक लगभग कितने गांवों को देख चुका था? अमरकांत अब तक
50 गांव को लगभग देख चुके थे। गांव के चक्कर लगाते लगाते अमरकांत के अनुसार आदर के योग्य कौन व्यक्ति होते हैं? आदर के योग्य वही व्यक्ति होते हैं जो सच्चा है, चाहे वह चमार ही क्यों ना हो। वही अमरकांत की नजरों में एक सच्चा व्यक्ति है। बुढ़िया ने अमरकांत को रात में सोने के लिए कौन सी जगह सुझाई थी? रात में सोने के लिए मंदिर के चौतरे पर बुढ़िया ने अमरकांत को कहा था, और यही एक जगह थी जो कि बुढ़िया ने अमरकांत को जगह बताई थी। बुढ़िया की बूढ़ी गाय कितनी दूध देती थी? बुढ़िया की जो बूढ़ी गाय थी 1 बाव दूध देती थी, और इसीलिए बुढ़िया ने अमरकांत को दूध भी पिलाई थी। झोपड़ी के अंदर जाने पर अमरकांत का हृदय क्यों कांप उठा था? क्योंकि बुढ़िया की गरीबी देखकर, बुढ़िया की घोर दरिद्रता देख करके झोपड़ी के अंदर जाने पर अमरकांत का हृदय डर से कांपने लगा। शहर में किस पात्र के बरी होने का समाचार आनंद फानंद में फैल गया था? बरी यानी छुटकारा पाना। जेल से कौन छूट के आई थी? मुन्नी। कुछ लोगों के अनुसार जज साहब ने मुन्नी को बरी करने का फैसला क्यों लिखाया? क्योंकि उनकी पत्नी ने लड़कर यह फैसला लिखवाया था। कुछ लोगों के अनुसार जज साहब ने मुन्नी को बरी करने का फैसला इसीलिए लिखाया था। कोई लोग मानते थे, कुछ लोगों का कहना था कि उनकी पत्नी ने लड़कर यह फैसला जज साहब से लिखवाया था। सरकार ने जज साहब को मुन्नी को बरी करने का हुक्म क्यों दिया था? मुन्नी को जेल से रिहा करने का हुक्म इसीलिए दिया था क्योंकि शहर में दंगा हो जाने का डर था। शहर में दंगा हो जाने का भय था, क्योंकि मुन्नी से सभी को प्रेम हुआ था, यानी कि सभी मुन्नी को एक अच्छा इंसान, एक सम्मान की दृष्टि से मानते थे और उन्हें देखते थे। मुन्नी के बड़ी होने की खबर पाकर अमरकांत ने इस फैसले का श्रेय किसे दिया? जब मुन्नी जेल से छूट गई, छुटकारा पा गई, मुक्त हो गई, तो अमरकांत स्वयं को ही इस फैसले का श्रेय देने लगा और जहां भी जाता यही बात कहता और डींग मारता। चौधरी का असली नाम क्या था? चौधरी का असली नाम था गुदड़। गुदड़ का द्वार किस काम आता था? गुदड़ का द्वार जो था वो चौपाल के काम आते थे। गुदड़ की उम्र लगभग कितनी थी? गुदड़ की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 60 वर्ष की। जूता सीने का काम कौन कर रहा था? जूता सीने का काम जो है ये पयाग कर रहा था। कौन? पयाग। और ये गुदड़ के पुत्र हैं। जूता सीने का काम पयाग कर रहा था। काशी क्या काम कर रहा था? काशी बैलों को सानी पानी दे रहा था। काशी क्या कर रहा था? बैलों को सानी पानी दे रहा था। गुदड़ ने अमर को कौन सी तीसरी तजवीज दी? क्योंकि अमरकांत गांव में काम खोजने गया था तो गुदड़ से बातचीत हुई, तो गुदड़ ने कहा गांव में काम है। कौन सा काम? मजदूरी की, जूता बनाने की, खेती बाड़ी की। तो गुदड़ ने कहा कि खेती बाड़ी की काम है, कर सकते हो। खेती के लिए गुदड़ ने किसके खेत का नाम लिया था? मुन्नी भाभी के, सलोनी भाभी के। तो इसका सही आंसर होगा सलोनी भाभी के खेत में काम करने के लिए गुदड़ ने अमरकांत से सुझाया था। ठाकुर द्वारे में 1 महीने से कथा कौन बाँच रहे थे? कथा का वाचन कौन कर रहे थे? बाँच मतलब वाचन करना। कौन कर रहे थे? पंडित मधुसूदन जी। प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता। बाहरी रोकथाम से कुछ न होगा। यह संवाद किसका है? यह संवाद नैना कहती है। यह संवाद कौन कहती है? यह संवाद जो है नैना कहती है और सुखदा से संवाद करते हुए कहती है। आजकल यह विद्या सीख रही हो। सुखदा ने यह किसे छेड़ते हुए कहा? सुखदा ने यह छेड़ते हुए नैना से कहा। किसे? नैना से। नैना से क्या कहा कि आजकल बहुत ही बड़ी विद्या सीख रही हो। तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यह संवाद किसने किससे कहा था? यह संवाद जो है नैना ने सुखदा से कहा था। व्यास जी ने पश्चिमी विवाह प्रथा की तुलना किससे की थी?
जब व्यास जी कथा का वाचन कर रहे थे तब उस समय पश्चिमी विवाह प्रथा की तुलना जो है भारतीय पद्धति से उन्होंने की थी। राम रावण की कथा तो इस जीवन की, इस संसार की कथा है। यह कथन किसका है? यह कथन यानी कथावाचन कौन कर रहे थे? पंडित मधुसूदन जी। तो वही ये बात कर रहे थे कि राम रावण की जो कथा है इस जीवन की, इस संसार की कथा है। जज साहब के विचार में अभियुक्त आरोपी कैसी थी? आरोपी जो थी वो निरपराध थी, निर्दोष थी। शांति कुमार और सलीम को किस सजा का डर था? उन्हें फांसी का डर था कि कहीं मुन्नी को फांसी ना हो जाए। अमरकांत ने जज साहब के विरोध में क्या करने की सलाह दी? अमरकांत सोचा, अगर मुन्नी को बरी ना करे, मुन्नी को अगर मुक्त ना की जाए तो जज साहब के विरोध में उन्होंने क्या करने की सलाह ली? उन्होंने सोशल बॉयकॉट करने की सलाह दी थी। स्कूल से लौटकर अमरकांत कहाँ बैठ गया था? स्कूल से लौटते ही अमरकांत चरखे पर बैठ जाता था, क्योंकि स्कूल से लौटते ही चरखे का काम करने लगता था। अमरकांत ने अपने लिए घर में कौन सी जगह पसंद की थी? अपने लिए एक छोटी सी कोठरी पसंद की थी। अमरकांत रोज कितने घंटे सूत काटने की प्रतिज्ञा की थी? अमरकांत ने रोज अपने लिए 2 घंटे सूत काटने की प्रतिज्ञा की थी और स्कूल से आते ही चरखे पर बैठ जाता और 2 घंटे सूत काटता। मकान के नीचे के तल्ले के कमरे किसके लिए अनुकूल थे? मकान के नीचे के जो तल्ले थे, कमरे थे, वो रहने के लिए नहीं था, पढ़ाई के लिए नहीं था, गोदाम के लिए अनुकूल था, क्योंकि मकान के नीचे के तल्ले बहुत ही बड़े थे। लाला जी के साथ दूसरे कमरे में कौन बैठता था? लाला जी के साथ कमरे में मुनीम बैठता था, जो लेखपाल था, हिसाब किताब रखता था। लाला जी किस प्रकार के भक्त थे? लाला जी गौ भक्त थे। कैसे भक्त थे? गौ भक्त थे। अमरकांत के छोटी बहन का नाम क्या था? अमरकांत की बहन का नाम जो था नैना। क्या था मित्रों? नैना। नैना। नैना भैया की फीस के लिए कितने रुपए लाई थी? नैना भैया की फीस के लिए 20 रुपए रखी थी और 20 रुपए अमरकांत को दे रही थी। लेकिन अमरकांत ने कहा, बहुत नखरे भी सुनाया कि मैंने फीस नहीं भरी, आज मेरा नाम कट जाएगा। तो नैना ने रुपए ना लेने पर क्या देने की बात कही? तो अमरकांत रुपए नहीं लिया तो उस पर नैना बोली कि मैं अपनी घड़ी दूंगी, अपने कड़े दूंगी। तो उन्होंने कहा कि भैया कड़े ले लो फीस भरने के लिए। नैना और अमरकांत में क्या समानता थी? वो दोनों में एक चीज समानता थी, क्या? रूप और रंग की। अगर दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेते तो कोई पहचान नहीं पाता, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में रूप और रंग की समानता थी। लाला जी अब अमरकांत को किस काम में लगाना चाहते थे? लाला जी अब अमरकांत को वकालत में, खेती में, घर के धंधे में लगाना चाहते थे। मित्रों, आपको ये पीडीएफ जो है मेरे ऐप पे मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ में आप जाएंगे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुन्ना एसबीपी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं और भी व्हाट्सएप में उत्साहित हो उठता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मित्रों। नमस्कार। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।